एक धरना खत्म हुआ मगर एक और धरना अभी जारी है। लाहौर धरने का अंजाम क्या होगा? पुलिस ने धरने में अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। जाहिद हामिद के बाद क्या वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह भी रुखसत होंगे? क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात या कौमी हुकूमत, हालात किस जानिब जा रहे हैं? पूछेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। रौ में है रख्शे उमर, कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। इस वक्त हुकूमत का हाल भी कुछ गालिब के इसी शेर की माने दिखाई दे रहा है। नज़ा का आलम तारी है, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है स्टेसिस। लग ये रहा है हुकूमत पर स्टेसिस की कैफियत तारी है। कोई दिसंबर के आखिर का वक्त बता रहा है तो किसी के ख्याल में हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है। कोई कह रहा है सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, कोई कह रहा है कि इलेक्शंस ही नहीं होंगे। पनामा केस के फैसले और नयाब केसेस की उलझने अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही हैं और साथ ही साथ जो एक और बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया वो हुकूमत ने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसास मसले को छेड़कर उस बॉक्स को भी खोल दिया। ऐसा बॉक्स खोला कि पूरा मुल्क ही हिलकर रह गया। तहरीक लब्बैक के धरने ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब हुकूमत वजाहतें देती फिर रही है, सफाइयाँ पेश कर रही है, मगर कोई सुनने और मानने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में एक धरना खत्म हुआ मगर लाहौर में धरना अभी जारी है। मुस्लिम लीग नून अपने गढ़ पंजाब में अवाम का सामना नहीं कर पा रही क्योंकि हर तरफ हमें नजर आ रही है कि जो सदाएं हैं वो हुकूमत के खिलाफ ही जाती हुई नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़ा नारा जो क्यों निकाला का था वो अब कहीं सुनाई नहीं दे रहा। धरना जिस अंदाज से खत्म हुआ इस पर बहस जारी है। पनामा केस फैसले के बाद हुकूमत ने फौज की जानिब उंगलियां उठाई थी तो धरने के खात्मे पर भी फौज को मदद पर बुलाने के बाद भी एक बार फिर फौज ही के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। लग रहा है कि जो भी गलत होता है उसमें किसी ना किसी तरीके से फौज ही को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और हल्फनामे के हवाले से जो तरमीम है उसकी जो उलझने हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं। हमारे साथ जिस वक्त तरमीम का मामला हुआ था उस वक्त सबसे पहले शेख रशीद साहब थे जिन्होंने हुकूमत को खबरदार किया था कि वो आग से खेलने जा रही है। आज हमारे साथ रशीद साहब मौजूद हैं जिनसे हम ये पूछेंगे कि हुकूमत इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुकी है। थैंक यू वेरी मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शेख साहब आपने उस वक्त कहा था आग से खेलने जा रहे हैं, ये फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हुआ सबके सामने है। मैं इनको समझाता था, ये मेरे खिलाफ इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की और मेरा माइक बंद किया और जिस तरह ये कहते थे मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ, बाद में तो इन्होंने वैसी बातें की। मैंने इसकी मिन्नतें की कि ये आग से मत खेलो, ये आपकी जड़ों में बैठ जाएगा। बिलाखिर मेरी बात सच साबित हुई। फिर ये मुझसे माफ़ियाँ मांगते रहे। जब मैंने जुमे का टाइम दिया कि जुमे से पहले इसको ठीक कर लो, इन्होंने जुमेरात को कर लिया। मेरा मकसद ये नहीं था जो पिंडी में हो गया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 जनाजे उठ गए हैं। मैं 7 नवंबर 1968 को भी 2 लाशें 9 नवंबर को घर लेके आया था इसी गली में। फिर निज़ाम मुस्तफ़ा में, फिर तहरीक निजात में, फिर भुट्टो के ख़िलाफ़, फिर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। लेकिन इतना हौलनाक मंजर मेरे शहर में नहीं था कि अफवाहों के लपेट में थे और हर बंदा हमें ये कह रहा था। कोई कह रहा था 10 जनाजे हैं, कोई कह रहा था 15 हैं, कोई कह रहा था 17 है। मैंने खुद जाके देखा और लोगों को कहा जी कि 4 लोग शहीद हुए और इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना पेश करें ताकि शहर ही ना जल जाए। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, नाअहली, निकम्मे लोग ऐसे ही मीडिया खेल रहे हैं। अगर ये पहले दिन मेरी बात मान जाते तो इनको ज़िल्लत और रुसवाई से ना गुजरना पड़ता। और जाहिद हामिद साहब ने मुझे कहा असेंबली में शेख रशीद कोई दरमियानी रास्ता, मैंने कहा बात इतनी आगे गुजर गई है कि किसी के पास कोई दरमियानी रास्ता नहीं। और अब बात इतनी बढ़ गई है कि गुस्ताख रसूल और आशिक रसूल के दरमियान पाकिस्तान में एक नई तकसीम आ गई है। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इतनी बड़ी तरमीम जो है वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती।
15 मार्च राइट शेख साहब, वजह क्या थी? 15 हुकूमत मार्च को क्यों लगा कुछ कि समझ नहीं, पुलिस से हम ये मामला हल कर लेंगे? पता नहीं 15 मार्च को अरशाद आरफ ने आर्टिकल लिखा है लाहौर में कि भाई ये करने जा रहे हैं। मैंने भी नहीं सुना और माना और किसी और ने भी नहीं माना। ऑल ऑफ सडन खुफिया तरीके से ये काम डाल दिया गया। और जब मैंने असेंबली में देखा, मैंने कहा जालिमो ये क्या कर रहे हो? ये 7B और 7C आपको क्या आपका एजेंडा है? आप एक दुनिया में इमेज देना चाहते हैं कि हम जनाब अली बहुत सॉफ्ट हैं, और अब देख लें मुझे तो डर लग रहा है कहीं हादसा हो जाएगा। मुझे तो बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये इस पोजीशन में ही नहीं रह गए कि आवाम में किसी जगह इनके खिलाफ कोई रिएक्शन हो जाएगा। पाकिस्तान में 4 फिरके हैं, चारों फिरकों के आपस में इख्तलाफात जारी हैं, जारी रहेंगे, लेकिन नामूस रसालत पर सब इकट्ठे हैं। इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इन्होंने क्यों छेड़ा, इनके पीछे क्या इंटरनेशनल फोर्सेस थी, मेरी समझ से बाहर है। इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया, उनकी सजा इसको मिल रही है। अपने इनके भाई ने कहा मत करो, अपने इसके भाई ने कहा, जिसने कहा उसको निकालो, निकालो, नहीं निकाला। अब मुंह काला हो गया है, निकाला नहीं और मुंह काला करवा लिया है। लितर भी खाए हैं, प्याज भी खाए हैं, छितर भी खाए हैं, रुसवा भी हुए हैं, मुंह भी काला करवाया है। अब कहते हैं जनाब अली किस मायदे में वो फौज ना कर। शेख साहब, आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब को आप अच्छे तरीके से जानते हैं और रिलीजियस इंक्लिनेशन भी है उनकी, हम सब जानते हैं। आपको लगता है क्योंकि वो जो जिस एजेंडे का आप जिक्र कर रहे हैं, वेस्टर्न एजेंडा और उनको खुश करना, इस मामले पे आपको क्या लगता है नवाज शरीफ को जानते हुए कि वो मानेंगे कोई ऐसी तरमीम लाने के लिए या इस तरफ जाने के लिए? और इस पे कानून गो जो है उनका एक मुख्तलिफ ख्याल है, उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन क्या वो जानबूझकर चाहेंगे कि इस तरफ जाएं? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ एक बदला हुआ नवाज शरीफ था और वो दुनिया में एक बड़ा उस पर जो स्टैंप लगी हुई थी कि ये एक्सट्रीमिस्ट के साथ है और ये मजहबी रुझानात, उसको वो धोना चाहता था। इतना ज़्यादा धुआया कि कपड़ा ही गल गया, कपड़े में छेद हो गए और संभाला नहीं जा रहा। मैं किसी आदमी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखता नून में कि वो इतना बड़ा फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कर सकता है। मैं नहीं मान सकता, नेवर एवर। और जिनको मैं चीखता रहा असेंबली में कि मारे जाओगे, मारे जाओगे, और अब हालत ये है कि असेंबलियों के मेंबर घरों से नहीं निकल रहे, पुलिस स्क्वाडें मंगा रहे हैं। सारी पुलिस स्क्वाडें नून लीग के मेंबरों के साथ लगी हुई हैं। सारी पुलिस स्क्वाडें पंजाब की नून लीग के साथ मेंबरों पे लगी हुई हैं, कहीं जाने की पोजीशन में नहीं। और खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्द ने ही कोई हादसा कर दिया तो इस मुल्क में नई जंग छिड़ जाएगी, अल्लाह ना करे। बट शेख साहब, कुछ कानूनदान हैं जैसे बाबा सत्तार साहब हैं, कुछ और लोग हैं, उनका कहना ये है कि ये जो तरमीम थी वो उसको रोल बैक कर लिया, गलत हुआ, नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उनका कहना ये है कि ये इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था इस कानून पर। ये तो वो सोच रहे हैं ना, ये लिबरल की यही सोच है। अगर नहीं पढ़ना था तो क्यों मुंह मारा आपने? मेरा मतलब है प्याज भी खाए और लितर भी खाए। किसने आपसे डिमांड की ये करो? वो पागल नहीं है ये नवाज शरीफ जितना आपने समझा हुआ है। इसने अपना एक बैरूनी इमेज जो है उसके खिलाफ केसेस की एक बौछार आ गई। उसने कहा कि मैं दुनिया में कहूँ कि मुझे जनाब इसलिए किया गया कि मेरे लिए पनामा इसलिए निकला, मेरे लिए हुदैबिया इसलिए निकला, मेरे लिए LNG इसलिए निकला कि ये सूरत हाल थी। और एक और थ्योरी इस्लामाबाद में बिक रही है कि ये साजिश थी कि फौज को धरने वालों से लड़ा दिया जाए और फौज के बारे में ये प्रोपोगंडा किया जाए कि ये नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये इस इशू में मुलव्वस है। लेकिन फौज ने बड़ा बेहतर हैंडल किया, वो खुद आए भी नहीं और इनके बुलाने के बावजूद उन्होंने बेहतर मैनेज किया और इनके गले पड़ गई और जलील और रुसवा होकर सब तरफ जा रहे हैं। इनको सुनाई कुछ नहीं दे रहा, ना इनको पास कोई हल है। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी तनकीद भी हो रही है कुछ ख़ास हलकों से कि क्यों सहूलतकार बनी फ़ौज, किसने बनाया, क्यों उन्होंने दोस्ती की,
किसके सिग्नेचर हैं, ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। ये लोग अगर तेली महल्ले में रहते ना, लाटू महल्ले में रहते, बाबड़ा बाजार रहते, राइट, ये मशीन महल्ले में रहते, ये सब्जी मंडी में रहते, ये कसाई गली में रहते, ये आर्या महल्ले में रहते, मैं इनसे बातें करता। ये बैंक्वेट हाउस बुलेट प्रूफ घरों में रहते हैं। हम जो चौकों को पे बैठ के सुबह सियासत करते हैं, हमें तो इतनी फिक्र थी कि महल्ले के महल्ले ना जल जाएं। सारी पुलिस तो छुपी बैठी थी पिंडी के होटलों में। अब मैं ज्यादा बात करूंगा तो बहुत दूर निकल जाएगी। दिस वाज ए टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ एंड दे आस्क्ड फॉर इट एंड दे गॉट इट। एहसन इकबाल साहब का कॉन्टेक्ट कैसे लगा आपको वज़ीर दाखिला की हैसियत से? ये तो एक ऐसा सवाल किया है जो गली गली में वो इतना बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो कह रहा है जनाब अली सारा मास्टरमाइंड शेख रशीद है। ओ बेवकूफ़ो, 20 दिन तक आपने लोगों को बैठाए रखा, सारे पिंडी में नाक में दम था, टीवी बंद कर दिया, शहर में अफवाहें उड़ गई, 17 आदमी मर गए हैं, मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैंने कहा नहीं, 4 लोग शहीद हुए हैं। ये सारी सूरत हाल कितनी देर चल सकती थी? और आप देखें इसने एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि इन धरने वालों के पीछे इंडिया था। नारोवाल में जाएगा ना तो इसको पता लग जाएगा। जब ये नारोवाल में जाएगा ना, इलेक्शन लड़ेगा, इसको पता लग जाएगा कि इन धरने वालों के पीछे इंडिया था या कुछ और था। इसको दिन में तारे नजर आएंगे। ये अब इस्लामाबाद में ही रहेगा, यहीं से नाते पड़ा करेगा जो ज़िया-उल हक के आगे पड़ा करता था। अगर चौधरी निसार होते इस वक्त, मुझे पता है आपकी जो जाती राय है चौधरी निसार के बारे में, अगर वो होते तो क्या मामला बेहतर तरीके से हैंडल होता या ऐसे ही होता? पता नहीं, क्योंकि एहसन इकबाल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारे लोग पंजाब पुलिस और पंजाब की गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से मरे हैं। उन्होंने ये बात बरसरे आम कही है, टीवी प्रोग्रामों में कही है कि इस्लामाबाद में कोई बंदा नहीं मरा, इस्लामाबाद की पुलिस से कोई बंदा नहीं मरा, ये सब लोग रावलपिंडी सादकाबाद थाने के हल्के में मरे हैं, सो जाँ बहक हुए हैं। सो इसकी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस इसकी जिम्मेदार है सारे वाकयात की। और दूसरी तरफ पंजाब कह रहा है, वो तो मान रहे हैं पंजाब के स्पोक्स पर्सन कि हमने कहा था, क्योंकि वफाक हमारी बात नहीं सुन रहा था तो हमने कहा आप जाएं वहां जाके मामला हल कर लें। तो इसमें फिर वफाक और पंजाब अलग अलग हैं इस मामले पर? बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह और दिखाई दे रही है। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कैप्टन सफदर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। रात के अंधेरों में ये लोगों के मदरसों में जा रहे थे और मालूम नहीं वो किसकी सियासत थी, क्या थी, सारी इनके गले पड़ गई और ये मसला उल्टा पड़ गया। लेकिन कैप्टन सफदर इस धरने में साथ। कैप्टन सफदर मदरसों जब में जा रहे थे, जाके क्या कर रहे थे? वो कहते हैं ये महफिल है, धरना था ही नहीं और मैं बिल्कुल इनके साथ शामिल हूँ, मगर आप कहते हैं कि वो मदरसों में भी जा रहे थे, वहां क्या कर रहे थे वो जाकर? मैंने कहा तो बड़ी क़यामत आ जाएगी। मैंने जो कहना था वो कह दिया कि रात के अंधेरों में ये मदरसों में जा रहे थे। ओके शेख साहब, हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर एंड वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। शेख साहब, आपने खुद जिक्र किया कि एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि प्रॉबली भारत था इन धरने वालों के पीछे, कॉल्स उन्होंने कहा ट्रेस हुई हैं, भारत तो नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीछे कोई था इस धरने के? मैं तो समझता हूँ जी, जो लोग मेरे हल्के से शहीद हुए हैं उनका तो किसी पार्टी से तल्लक नहीं था जी। वो आशिक़े रसूल थे, दुकानें बंद करने के लिए, और कह के गए कि जी हमने, जब टीवी बंद हो गया शहर में अजीब किस्म की अफवाह फैल गई तो ये सारे लोग निकल पड़े जी एकदम ही, और इस तेज़ी से निकले कि पुलिस वहाँ से भाग गई। पुलिस जब भाग गई तो 6-7 लोग शहीद हो गए यहाँ पे थाना सादकाबाद में, और फिर लोगों ने आग शाग लगा दी गाड़ियों को और DSNGs को। सो ये सारा मसला इतनी ऑल ऑफ सडन हुआ कि समझ से बाहर है कि लोग किस तरह, क्योंकि देखें ना इसमें सहाफ़त है, ना इसमें सियासत है, ना इसमें सियासी पार्टियां मुलव्वस हैं।
जो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मैंने निशानदेही की, मैंने सारी कौम को बताया। उस वक्त ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ना पीपल्स पार्टी ने इस इशू की हिमायत की है जी, ना फजलुर रहमान ने की है, झूठ बोल रहे हैं सारे, ना एमक्यूएम ने की है, पीटीआई ने भी नहीं की, ना एमक्यूएम ने की है। पीटीआई ने कल एक स्टैंड लिया है, इमरान खान साहब ने, और बड़ा एक अच्छा स्टैंड लिया है कि भाई, उस वक्त तो नहीं लिया था शेख साहब, जब आप बात कर रहे थे उस वक्त तो पीटीआई ने आपका साथ नहीं दिया था। चलें, आप जो कहती हैं वो भी ठीक है, लेकिन कल तो उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, कल तो उन्होंने अपना बेहतर स्टैंड लिया है। मेरी कोशिश तो पहले दिन से ही थी कि ये पहले दिन से ये स्टैंड लें, लेकिन फिर मुझे ताना मिल जाता है कि मैं एक सीट का मेंबर हूँ, और एक सीट का मेंबर जितना कोशिश कर सकता है वो तो मैं करता हूँ पूरी, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन कल इमरान खान साहब ने एक अच्छा बयान दिया। सो आप कह रहे हैं कि उस वक्त किसी ने सियासत नहीं की इस मामले पर, ये एक जेन्युइन तरीके से एहतजाज उठा था? देखें, इस्लाम से लोगों की कमिटमेंट इतनी ज्यादा है कि लोगों को इससे अंदाजा ही नहीं है। आप कहें सलवार ऊंची बांधनी है, नीची बांधनी है, आमीन कहनी है, नहीं कहनी है, हाथ बांध के पढ़नी है, हाथ खोल के पढ़नी है, तकबीर करनी है, नहीं, ये सब चीजें। लेकिन मैं आपको कह चुका हूं, सब लोग नामूसे रसालत पर इतनी कमिटमेंट है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है जी। इन सालों को, इन नाहल लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं। एक और जो 1 साल पूरा किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 10 संभाले हुए 1 साल हो गया है, आप क्या समझते हैं? जो हमने देखा था जनरल रहील शरीफ के ज़माने में कि उन्होंने फ़ौज को सियासत से अलग रखा, अगरचे बहुत सारी कोशिशें हुई सियासत में धकेलने की फ़ौज को, क्या जो नए चीफ हैं उन्होंने ये किया? पाकिस्तान में कोई फ़ौज कभी भी सियासत से अलग नहीं हुई। ऐसे ही हम लोगों को दिल रखने के लिए कह रहे हैं। क्या ज़ियाउल हक फ़ौज से अलग था? जनरल आसिफ जंजुआ पे नवाज शरीफ साहब ने, उसके भाई ने इल्ज़ाम लगाया इसने कत्ल किया, नवाज शरीफ ने मारा मेरे भाई को, क्या वो सियासत से अलग था? क्या असलम बेग सियासत से अलग था? वो मेरा दोस्त एक शरीफजादा किस्म का करामत, वो उसका कुछ है ही नहीं था, गुड्डू पप्पू, उसको इसने निकाल दिया, वो चला गया घर। क्या काकड़ सियासत से अलग था? आखिरी मुआहदे किसने कराए? क्या कियानी के कहने पे नवाज शरीफ साहब ने जुलूस वापस नहीं लेकर गए? क्या इसहाक डार का, इसहाक खान का और नवाज शरीफ का पैचअप क्या फौज ने नहीं कराया? चीफ ने? क्या फौज हाथ पे हाथ रखी? बड़ा अफसोस होता है मुझे, बाज लोगों का बहुत अफसोस होता है मुझे कि जनरल कियानी के कहने पे आप नवाज शरीफ साहब वापस गए। आपको तकलीफ ये है कि ये मसला ऑल ऑफ सडन क्यों हल हो गया? कोई 10-20 घर और जलते, इनके घरों से लाशें निकलती और ये मजलूम बन के बाहर निकलते, फौज से लोगों का क्लैश होता। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें तरीके और सलीके से कंट्रोल होगी, जिसका नवाज शरीफ को यकीनन दुख होगा। राइट, डॉक्टर थारुल कादरी वापस आ गए पाकिस्तान, बातचीत हुई है आपकी उनसे? उन्होंने कल मुझे दावत दी है कि उनका ईद मिलाद, मैं बिजी हूँ, कि उनका रात को डिनर है और मुलाकात होगी। जस्टिस नजफी का केस आ जाए, अगर उसकी रिपोर्ट का फैसला आता है उसके बाद मुलाकात करेंगे जी। उनके साथ भी हमारी भाईचारा है, कोई ऐसा मसला नहीं। रिपोर्ट तो आए ना, पता लगे आ रही है नहीं आ रही, कब आ रही है, उसके बाद ये फिर राना जो है सनाउल्लाह वगैरह और ये सारे लोग, सारा माल जो है वो एक ही झटके में निकलेगा कि किधर जाना और किधर नहीं जाना। ये कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जो धरना यहाँ पर था उसको पंजाब जो है वो हेल्प कर रहा था, और अब जो पंजाब में है, लाहौर में, उसके पीछे शायद वफाक है। ये ऐसी कहानी है या कुछ इसमें वजन है? देखिए, लुनिया को ये बेवकूफ़ बनाते हैं दोनों भाई, ये दोनों अंदर से एक हैं। शहबाज शरीफ में मुज़ाकरात की ज़्यादा ताकत है, वो मैनेज कर सकता है, वो अदारों के साथ बना के रखता है। उसने मुशर्रफ को बेवकूफ़ बनाया, सारी फ़ौज को पिछले दौर में बेवकूफ़ बनाया, अपने भाई को ले आया यहाँ पे। अब उसका नवाज शरीफ के सामने उसकी एक धेले की पोजीशन नहीं है, शहबाज शरीफ की एक धेले की पोजीशन नहीं है, और उसमें खुद इतना गेटअप नहीं है कि वो बाहर निकल के अपने भाई के खिलाफ आए, कभी नहीं आएगा। ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है। एक दूसरे के खिलाफ क्या साजिश करेंगे? उसके खिलाफ हुदैबिया पेपर का महीने 1.5 महीने में फैसला लग जाएगा,
अगर वो ओपन होने की इजाज़त मिल जाती है तो वो सारा शरीफ ख़ानदान ही फारिग है, सारा शरीफ ख़ानदान फारिग है। आप देखें पनामा में तो मेरा केस सिर्फ नवाज शरीफ कर लिया अदालत ने। जी सर, उन्होंने कहा तमाम रिकॉर्ड ले आए, तो फिर पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया हुदैबिया केस का सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर क्या आप शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब फिर अगर केस उनको ओपन करने की इजाज़त मिल सकती है तो मिल गई, इन केस ये ज़रा ज़हन में रहे। अगर टाइम बार्ड ख़त्म हो गया तो फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर की बात है, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। मरियम साहबा, हमजा साहबा, बेगम कुलसूम साहबा, सारे लोग उसमें धर लिए जाएंगे, कोई फारग नहीं होगा। और ये जो सबसे बड़ा चैंपियन आज बना फिर रहा है सैफुर रहमान, जिसने डील करके भागा हुआ है यहाँ से। मैंने आज नैब को कहा इसको तो गिरफ्तार करो कराची में, ये कितने करोड़ रुपया इसने अभी देना है नैब का, ये क्यों भागा फिर रहा है, इसको पकड़े, वसूल करें इससे। रेडको का जो बार्गेनिंग सेटलमेंट हुई थी। राइट, नवाज शरीफ साहब यही तासुर दे रहे हैं। आपने तो कहा है कि अगर देखते हैं प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, पर उनका तासुर यही है कि मेरे खिलाफ ही होंगी, फैसला उनके खिलाफ ही आएगा, सजा भी जरूर होगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। सो उन्होंने ये नैरेटिव बना लिया है कि उनके खिलाफ होगा सब कुछ। पाकिस्तान में कोई मुल्ज़म जब मुजरम बनता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है। हम गरीबों के महल्ले में तो ऐसी बात कर, वकील ही मिल गया सी जी, मेरा वकील ही मुखालफा ने खरीद लिया सी, जज ही मिल गया था। देखें इस मुल्क में नवाज शरीफ के पास अगर कोई सबूत है अपनी बेगुनाही का तो आपके प्रोग्राम में आके बताए कि ये हैं वो जो उन्होंने बताया, सवाए उस लेटर के। एक जरा सा सुप्रीम कोर्ट ने माथे पर सर मारे, यार कोई सबूत तो लाओ, कोई सबूत लाओ जी। हत्ता के जस्टिस अजमत साहब ने कहा कि यार हसन हुसैन का ले आओ बेनिफिशरी सर्टिफिकेट। एजाज एहसन साहब ने कहा कि यार पिछला छोड़ो जो कुछ हुआ, JIT छोड़ो, कल हम आपका इंतजार करेंगे, लाएंगे। इनके पास है ही कुछ नहीं, चोरों की गठ है। पंजाबी में कहते हैं ना चोरा दी गंड, ये चोरों की गठरी जिसे उर्दू में कहते हैं, ये चोरों की गठरी इनके सर पे पड़ी हुई है। वो खुलने लगी हैं गांठें, हर एक जगह से हर एक गांठ खुल रही है और ये पकड़े जा रहे हैं रोज बरोज। वे हम एक ब्रेक लेते हैं, शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कीप वॉचिंग फिर है। एंड वेलकम बैक। शेख साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जैसा मैंने कहा एक नैरेटिव वो बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अगर जेल चले जाते हैं तो कुछ हलकों का ख्याल है कि वो तो फिर बहुत ज़्यादा सिंपैथी उनके लिए हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जो भी नवाज शरीफ साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो तो फिर बिल्कुल उनको हीरो मान लेंगे। ऐसा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल। जब नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के ही काबिल नहीं होगा, ये खानदान हीरो या जीरो क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्जी कर ले। नवाज शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बन सकता, जो मर्जी कर ले। और ये माफ़ी मांग कर जाने वाले लोग हैं। आप देखें, थोड़े अरसा देखा, जब इन्होंने देखना है कि हम सज़ा की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने 90 के एंगल से बैठ जाना है, खुदा के वास्ते बच्चे जिए माफ़ कर दो। ये इसी तरह है, पहले आंखें दिखाते हैं फिर नीचे लेट जाते हैं। इनका वतीरा ये है, जो एक दफ़ा माफ़ी मांग सकता है वो 100 दफ़ा माफ़ी मांग सकता है। और ये सारे भाई माफ़ी मांग के गए, सारे मर्द, ये इनकी तारीख है। डट जाना और ये कहना कि मैं जान दे दूंगा, ये जान देने वाली शक्लें। जो माल बनाता है वो जान नहीं देता, ये चाहते हैं जिंदा रहें ताकि माल कोई और यूटिलाइज ना हो जाए, कहीं बाग के सरकार जब्त ना हो जाए। वैसे ही अफवाहें हैं कि लंदन और UK में ये सारे ऐसे अकाउंट सीज होने लगे हैं मिलियन की तादाद में, जो पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशियों ने लूट मार करके वहां लगे हैं। राइट। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की छुट्टी दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। अब वज़ीर ख़जाना नहीं है पाकिस्तान में, कभी वापस आएंगे इसहाक डार साहब, क्योंकि इस वक्त तो वो काम नहीं कर रहे। नैब की पोजीशन हुदैबिया में तो नहीं आएंगे जी, और नवाज शरीफ उनके पीछे खड़े हैं। खाकान अब्बासी तो पहले दिन लोगों को कहता था मुझे ये नहीं चाहिए, और उसने लंदन में लोगों को कहा कोई बंदा बताओ जिसको वज़ीर ख़जाना लगाएं। लेकिन नवाज, वो शटल कॉक बनी हुई है अदारों और नवाज शरीफ के दरमियान, और ये शटल कॉक जो है इधर इस्लामाबाद आती है तो इधर हो जाती है, उधर लाहौर जाती उम्रा जाती है तो उधर हो जाती है। सो
पंजाबी में कहते हैं ना, फिर दी फिरे गरां गरां। तो ये वो हैं जो ना हाथ आसमान पे और पांव जमीन के, बिल आखिर ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते। अभी वज़ीर कानून का इस्तीफा मंजूर हुआ है, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त एक्टिवली काम नहीं कर रहे और जगहों पे मामला ख़राब हैं, तो कब तक आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट सस्टेन कर सकेगी? इश्तिहारियों की हुकूमत है, वैसे ही ख़त्म है। इश्तिहारियों की हुकूमत है। आसफ, ख्वाजा आसफ साहब पकड़े गए हैं, पता नहीं 12-16 लाख का उनकी तनख्वाह है, कैम है, और अगले महीने की डेट पड़ गई है। अल्लाह ताला भला करे। इस मुल्क का वज़ीर दाखिला जो है वह सऊदी अरब के कायमे पे है। इस मुल्क का वज़ीर ख़जाने का भी कैमा निकल आया और उसके सारे एसेट्स निकल आए हैं। इस मुल्क के वज़ीर आज़म का कैमा है, एक्स वज़ीर आज़म का। अब इनको पाकिस्तान की सालमियत पे शायद यकीन ही नहीं था। ये गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, ये 15 बड़े गैंग और उनके 30 बच्चे जो लूटते हैं। कोई अपने बेटे के पास नौकर है, कोई 16 लाख पे नौकर है, कोई 12 लाख पे, और यहाँ वजारत उज़्मा भी करते हैं, वजारत दाखिला भी करते हैं और नीचे भी लेटे फिरते हैं। इस वक्त सारी नून लीग लेटी हुई है सिवाय 1-2 बंदों के, और कोई आए इनको मसल के गुजर जाए। सो लेट्स सी क्या फैसला होता है। पीपल्स पार्टी इस काम पे खड़ी हुई नजर आ रही है। ज़रदारी साहब बार बार मुलाकात से इनकार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ओपन इनविटेशन दे रहे हैं उनको। ये इनकी लड़ाई कैसे होगी इतनी ज्यादा? कल परसों तक तो मेरी राय थी कि शायद कभी भी जरदारी नहीं मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि सिंध के हालात भी काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। सो उन्हें सिंध चाहिए बतौर पॉकेट मनी के। वो सिंध को अपने हाथ से निकलता नहीं देखना चाहते, और इसलिए वो नवाज शरीफ को देखें, कौमी असम्बली में उन्होंने सपोर्ट कर दी इस तरमीमी बिल में। बड़े चालाक और होशियार आदमी है। इमरान खान सादा आदमी है। वहाँ मैं गुजारिशात करता रहा इन लोगों से, अभी भी मैं मिल के आया उनको इसी वक्त, स्टेट वे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। दिसंबर में पता लग जाएगा आसफ जरदारी क्या करने जा रहा है। 11 दिसंबर को आया सेनेट का इजलास। अगर ये 20 दिसंबर तक वैसे ही गया और जरदारी ने वोट ना दी तो फिर 2018 में इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फिर इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो? देखें, अभी वो तो टाइम आने देना, जब पुल आएगा पार करेंगे। अभी तो देखें ना क्या होता है। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। सो जनवरी फरवरी बड़े क्रूशल महीने हैं। 30 दिसंबर तक पता लग जाएगा ये बिल पास होता है या नहीं होता है। अगर आसफ जरदारी इसको वोट देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए, और किस खौफ से इकट्ठे हो गए ये मैं उस वक्त बात करूंगा, अभी करना मुनासिब नहीं समझता। आपने कहा इमरान खान साहब से मिलकर आ रहे हैं, वो अर्ली इलेक्शंस का कह रहे हैं। आपको एक हल लगता है? अब वक्त तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाए तो। देखिए, अच्छा है, नफ्सियाती प्रेशर भी डाला है और सही बात है, हल भी ये है, क्योंकि वरना कल ये लोग कहेंगे अगर इल्तवा में चला गया जी, इमरान खान ने इल्तवा में किया, वो तो कहेगा मैंने तो कहा जी अर्ली इलेक्शन कराओ। हम तो इमरान खान के साथ हैं, बट द फैक्ट इज कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स की अभी मरदमशुमारी फाइनल हुई है, 100 की रहती है, और अगर 5% और होनी है, सुपर मरदम जो चेकिंग होनी है, फिर तो मेरे हिसाब से नहीं होता है। जून मई जून तो वो कहते हैं, जुलाई अगस्त चला जाएगा। जुलाई अगस्त चला जाएगा तो कैसे होगी? कैसे? तो फिर ये जो इंटरम सेटअप लंबे अरसे तक आने की बातें हो रही हैं, ये इनमें कोई फिर वजन है? बातें तो इंटरम की हो रही हैं, एन कह रही है, टेक्नोक्रेट आ रही है, बाज लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, वरना फौज बहुत जल्दी, लोग ये तंग पड़ जाते हैं, फौज से भी चाहते हैं फौज आए और हमें निजात दिलाए। जब वो निजात दिलाती है तो फिर ये फौज के खिलाफ भी बातें करने शुरू। ये किसी से खुश नहीं होते, इनको चोर मिलते हैं, खुद भी खाएं, थोड़ा सा इनको भी खिलाएं। इनकी औकात ही ये है बाज लोगों की कि माल लगाओ, डंग टिपाओ। इनको लीडर भी ऐसे मिलते हैं और इनको निचली क़ियादत भी ऐसे मिलती है, और फौज जब आएगी तो ताना बाना खींचेगी जो इनको पसंद नहीं है, और उसको नहीं आना चाहिए। अगर आने की जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में देर सवेर से इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो नुकसान किसका है, किस जमात का? आगे जो जमहूरियत रही है तो नुकसान किसका हुआ है? इनका हुआ है, अवाम का ही नुकसान है ना, हर तरफ से अवाम का नुकसान है।
किस तरफ से हुक्मरानों का नुकसान है ना। 30-30, 32-32 कारखाने चलाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं, हमारे पैसे हैं बैंकों में रखते हैं, वहां से उठाते हैं, कर्जा लेते हैं, बाद में कर्जा माफ कराते हैं, फिर हड़प कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी फैक्ट्री डूब गई, फैक्ट्री नुकसान में है। पैसे तो हमारे डूब गए ना जी, इनका क्या गया। राइट बिलावल भुट्टो साहब से आप एक वक्त में काफी उम्मीद आपको नजर आई थी, होपफुल थे आप, अभी क्या आपका एनालिसिस है उनके बारे में? मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी बिलावल को फ्री टाइम दे रहा है, फ्री हैंड नहीं दे रहा उसको। मेरा नहीं ख्याल, अगर उसको फ्री हैंड देता तो शायद कोई। नेक्स्ट इलेक्शन में भी लीडरशिप किसकी होगी, जरदारी साहब की या बिलावल भुट्टो की? आसिफ जरदारी की। मुझे नहीं नजर आता बिलावल की। मेरी ख्वाहिश तो थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ऐसा हो नहीं सका। वो वहां पे चाहते हैं बाज लोग के बिलावल आगे आ जाए और आसिफ जरदारी के सिंबल से हटकर वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन सिंध में कोई अच्छा तारफ नहीं है, वहाँ जरदारी के बगैर पार्टी नहीं चल सकती। और पंजाब में तो झाड़ू फिर जाएगा, जब इलेक्शन हुए तो इनके सारे बेहतर कैंडिडेट चले जाएंगे। राइट near the elections। शेख साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। शेख साहब की बातें आपने सुनी। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।